पीटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में अब बारी आती है इंश्योरेंस पर बात करने की। और आज हमारा फोकस दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंश्योरेंस के एस्पेक्ट पर है और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आज हेल्थ इंश्योरेंस की। और इसमें से भी ग्रुप इंश्योरेंस कितना इम्पॉर्टेंट है, दिव्यांगों के लिए आपको किस तरह की हेल्थ इंश्योरेंस दी जाती है, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं policybazaar.com के हेल्थ इंश्योरेंस हेड अमित छाबड़ा। अमित, स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में। और शुरुआत करना चाहते हैं ग्रुप इंश्योरेंस के महत्व से। अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, आप के एम्प्लॉयर ने अगर आपको ग्रुप इंश्योरेंस की फैसिलिटी दी है तो अपने आप इसमें एनरोल हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को इसका सही इस्तेमाल करना नहीं आता, एज इन वो नहीं जानते हैं कि अपने अलावा आपको किन किन को नॉमिनेट करना चाहिए, कितने तक का आपको कवर लेना चाहिए। और अगर आप कहीं पर एडमिट हो रहे हैं या आपके परिवार के लोग कहीं एडमिट हो रहे हैं तो इसका इस्तेमाल यानी ग्रुप इंश्योरेंस का इस्तेमाल आप इस समय कैसे कर सकते हैं। तमाम बारीकियां हैं ग्रुप इंश्योरेंस को लेकर जिसको लेकर जानकारी नहीं है। मुझे बताएं, ग्रुप इंश्योरेंस का इस्तेमाल अपने लिए और अपने परिवार के लिए आप कैसे कर सकते हैं। अमित जी बिल्कुल, देखिए आजकल मेडिक्लेम हेल्थ इंश्योरेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया है। स्पेसिफिकली कोविड के टाइम पे हमने देखा कि हॉस्पिटलाइजेशन किसी को भी ज़रूरत पड़ सकती है और ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपके पास एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हो। नाउ लकीली बहुत सारे ऑफिसेज़, इनफैक्ट मोस्ट कॉर्पोरेट्स अपने एम्प्लॉइज़ को एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी देते हैं। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ ध्यान में रखना कि आपका जो ग्रुप इंश्योरेंस या मेडिक्लेम जो हमें ऑफिस से मिलता है, अपने अपने एम्प्लॉयर से मिलता है, उसका कवर कितना है, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है जानना सबसे पहले। तो जनरली देखा जाता है कि 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख मोस्टली इस रेंज में आपको अपना ग्रुप इंश्योरेंस का कवरेज मिलता है, जो सम इंश्योर्ड मिलता है। तो हर एम्प्लॉयी के लिए आप जहाँ भी काम करते हैं, बहुत ज़रूरी है ये चीज़ जानना कि आपका कवरेज कितना है। दूसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है अगेन आपको ये जानना, जैसे आपने बोला कि आपकी पॉलिसी में कौन-कौन कवर हो सकता है। बहुत सारी पॉलिसीज़ ऐसी हैं जिसमें कि एम्प्लॉयी के साथ-साथ आपकी फैमिली भी, इमीडिएट फैमिली जैसे कि आपकी वाइफ, आपके बच्चे कवर हो जाते हैं। कुछ पॉलिसीज़ ऐसी भी हैं जिसमें आप अपने पेरेंट्स को, अपने इन-लॉज़ को भी कवर कर सकते हैं। तो ऐसे में बट उनको एनरोल करना पड़ता है, वो ऑटोमैटिकली एनरोल नहीं होते हैं, उनको एनरोल करना पड़ता है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पता हो कि आपकी पॉलिसी में कौन-कौन कवर्ड है और उसको एनरोल आपको जब आप जॉइन करते हैं उस टाइम पे या फिर साल में एक बार ही आप एनरोल करा सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप अपने जो भी डिपेंडेंट्स हैं आप उनको एनरोल करवा सकते हैं। तीसरी चीज़ जो कि अगेन बहुत इम्पोर्टेंट है ये कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं। कुछ पॉलिसीज़ ऐसी होती हैं जिसमें कि रूम रेंट कैपिंग होती है, जो कि ये कहते हैं कि आप मान लीजिए आप ₹10,000 तक के हॉस्पिटल रूम में ही जा सकते हैं। अगर उसके ऊपर जाएँगे तो आपको अपनी जेब से पैसे देने पड़ेंगे। कुछ ये कहते हैं कि आपको को-पेमेंट लगेगा, वो मैंडेटरी है। जैसे मान लीजिए कि 10% हमेशा आपको देना होगा और 10% के ऊपर इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो अगेन ये बहुत ज़रूरी है जानना कि आपकी पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं और उसके हिसाब से ही आपको फिर हॉस्पिटलाइज़ेशन के लिए जाना चाहिए। आप किस हॉस्पिटल में जाना चाहेंगे, आप कौन-सा रूम लेना चाहेंगे हॉस्पिटल में, ये सब डिसाइड करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आप जान लें कि आपके ग्रुप पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं। ये 3 चीज़ें मैं बोलूँगा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है अपनी ग्रुप पॉलिसी के बारे में, जो कि हर एम्प्लॉयी को पता होनी चाहिए। के अलावा एक और चीज़ जो हम बताना चाहेंगे दर्शकों को वो ये है कि अगर आप ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी से कवर्ड है, उसके अलावा भी आपके पास अपनी निजी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी या कवर होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आप अपने आप को और अपने परिवार को भी कवर करें। लेकिन ग्रुप इंश्योरेंस के लिहाज से मैं अगर आगे बढ़ना चाहूँ तो अर्नब जी, कई बार एक लिमिट तक ही आपको ग्रुप इंश्योरेंस मिलता है जहाँ पे आपको आपके परिवार को कवर किया जाता है। क्या ज़रूरी है कि आपको उस कवरेज में एडिशन करना चाहिए? क्या ये हर किसी के लिए ज़रूरी है कि मान लीजिए अगर 5 लाख का ये आपका ग्रुप इंश्योरेंस कवर है, उसको बढ़ा के 10 लाख या 12 लाख कर देना चाहिए क्योंकि आप अपने परिवार के लोगों को कवर कर रहे हैं? एंड स्पेशली अगर आप अपने पेरेंट्स को जो कि अबव 60 हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनको कवर कर रहे हैं, तो क्या जो आपकी कवरेज अमाउंट है, जो लिमिट है, उसको बढ़ाना ज़रूरी हो जाता है ग्रुप इंश्योरेंस में? देखिए, ग्रुप इंश्योरेंस में यूजुअली क्या होता है कि वो कोई एक ओवरऑल स्कीम के तहत होता है। तो मान लीजिए कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉयी को दे रहा है, तो एम्प्लॉयर की एक स्पेसिफिक स्कीम होगी और उसके कंडीशंस होंगे। तो वो लिमिट डिसाइड करता है कि आपको कितना कवर मिलेगा। तो ये देखते हुए शायद आपको ऐसा लगे कि ये कवर मेरे और मेरे परिवार के लिए पर्याप्त नहीं है, तो उसमें भी आपको जो प्रोसीजर फॉलो करना है, वो शायद आप इस ग्रुप इंश्योरेंस पे कवर नहीं बढ़ा सकते,
इन ऑल केसेस, तो आपको एक सेपरेट पॉलिसी अपने आप लेना होगा। तो ये एक बड़ी चीज हो गई, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जो एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है ग्रुप इंश्योरेंस, उसमें एक लिमिट तो होती है, उसमें ये भी स्पष्ट होता है कि आप किस व्यक्ति को अपने फैमिली में एडिशनली कवर कर सकते हो, लेकिन इसके साथ ये एक कंडीशन भी होती है कि उसका कॉस्ट कौन बेयर कर रहा है, क्योंकि कई बार एम्प्लॉयर जो है वो अपने हिसाब से पूरी तरह से प्रीमियम का कॉस्ट बेयर कर रहा है, लेकिन कई हिस्सों में पार्ट प्रीमियम पेमेंट एम्प्लॉई के सैलरी में से कट जाता है और हर मंथ वो एक जैसे आपका पीएफ कटता है उसी तरह वो इंश्योरेंस का प्रीमियम भी कट जाता है। तो ये देखना जरूरी है कि क्या आप अपने ग्रुप इंश्योरेंस में अगर आपको लिमिट बढ़ानी है तो बढ़ा सकते हैं या नहीं। लेकिन मेरा ये मानना है कि क्योंकि जो भी ग्रुप इंश्योरेंस है उसमें ये कंटिजेंसी रहती है कि मान लीजिए कि कल आप अपने जॉब में नहीं है तो वो जो इंश्योरेंस है वो चला जाएगा। तो अगर आप प्रीमियम वैसे ही भर रहे हैं एडिशनल, तो ये अच्छा होगा कि आप अपने आप एक सेपरेट पॉलिसी ले लें, जिससे आपका एक मेडिकल ट्रैक रिकॉर्ड का हिस्ट्री भी इंश्योरेंस कंपनी के साथ बनता जाए और आपको ये भी कन्वीनियंस हो या ये सेटिस्फैक्शन हो कि अगर कल मैं नौकरी में नहीं हूं या ये स्कीम नहीं चलती है, फिर भी मेरे पास एडिक्वेट मेडिकल इंश्योरेंस का प्रोटेक्शन है। अमित, अर्नब जी की बात को आगे बढ़ाते हुए क्या ये मुमकिन है कि अगर मेरे पास एक ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी है मेरे एम्प्लॉयर के ज़रिए, तो उसी पर मैं अपने लिए एक टॉपअप ले लूं जो कि मेरे पर्सनल यूज़ के लिए काम कर सकती है, पर्सनल कवरेज के लिए काम कर सकती है? क्या ये मुमकिन है? ये बिल्कुल पॉसिबल है कविता। तो आप चाहे तो एक ग्रुप प्लान के साथ एक टॉपअप ले सकते हैं। एंड जैसे एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ, मान लीजिए आपके पास आज 5 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस है आपके एम्प्लॉयर के थ्रू। इसके साथ आप एक 95 लाख रुपए का सुपर टॉपअप ले सकते हैं, जिसमें कि 5 लाख का डिडक्टेबल होगा। इसका मतलब ये बनता है कि 5 लाख आपके, अगर मान लीजिए आपका एक बिल आता है जो 10 लाख रुपए का है मान लीजिए, तो पहले 5 लाख आपके पे हो जाएंगे आपकी कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के थ्रू। जो अगला 5 लाख है वो सुपर टॉपअप पे कर देगा। तो ये भी आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं बोलना चाहूंगा जो अर्नब जी भी बोल रहे थे। देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस कोई बहुत महंगा परचेज नहीं है। एक फैमिली, लेट्स से 3-4 लोग की एक फैमिली है, तो उसका एक एवरेज कॉस्ट कुछ अराउंड 15,000 के आसपास आता है। 15,000 रुपए साल का आता है, तो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। 1,000-1,200 रुपए महीना एक अमाउंट है। लेकिन आप ये समझिए, देखिए आज मान लीजिए आप एक कंपनी में काम करते हैं, कल को आप वो कंपनी छोड़ देते हैं, कंपनी की कोई पॉलिसी चेंज हो जाती है। आपकी ये पॉलिसी जो एक कॉर्पोरेट के थ्रू जो ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी चल रही है, जैसे ही आप वो कंपनी छोड़ते हैं, वो पॉलिसी उसी दिन खत्म हो जाती है। अब इसका एक डिसएडवांटेज बताता हूँ। एक तो आप इमीडिएटली विदाउट अ पॉलिसी हो जाते हैं, और कल को जब आप उस टाइम पे एक पॉलिसी लेने जाएंगे अपने लिए, तब उसमें नए तरीके से वेटिंग पीरियड लगेंगे, क्योंकि वो नई पॉलिसी होगी। आप एक कॉर्पोरेट पॉलिसी से एक इंडिविजुअल पॉलिसी में पोर्ट भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में नए तरीके से वेटिंग पीरियड लगेंगे। कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज होगी तो उस पर 2-3 साल का वेटिंग पीरियड होगा। डिजीजेस जैसे कि नी रिप्लेसमेंट, हर्निया, कैटरैक्ट, इन सब पे भी 2 साल के वेटिंग पीरियड होंगे। तो ऐसे में एक बहुत लंबा टाइम होगा जिसमें आपके पास कवरेज नहीं होगी। ये प्रॉब्लम 1। प्रॉब्लम 2, अगर मान लीजिए आज आप एम्प्लॉयड हैं और आप अपने ग्रुप कवर पे डिपेंड करते हैं, कल को अगर आपको कोई बीमारी हो जाती है, खुदा ना खास्ता अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई मेडिकल कंडीशन हो जाती है, तो ऐसा हो सकता है कि बाद में आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी मिल ही ना पाए। जैसे कि हमने कुछ केसेस देखे हैं रिसेंटली, जहाँ पे एक एम्प्लॉय था, उनको कैंसर हो गया। तो गुड थिंग इज कि वो रिकवर कर गए, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब ही इज एब्सोल्युटली फाइन नाउ। लेकिन अब उनको अपने लिए एक अलग से पॉलिसी नहीं मिल पा रही है। तो जब भी वो नौकरी छोड़ेंगे, वो एक्चुअली उनको पॉलिसी कभी मिल ही नहीं पाएगी, बिकॉज कैंसर एक बार किसी को हो जाता है तो उनको पॉलिसी नहीं मिलती है। यानी कैंसर तो चलिए बहुत ही एक ग्रेव कंडीशन हो गई, बहुत जैसे हार्ट का कोई प्रॉब्लम है या फिर हाइपरटेंशन है या डायबिटीज है, इसमें भी अगर आपको सीवियर हो जाता है तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी मिलने में दिक्कत होती है। तो इसीलिए जैसे अर्नब जी ने बोला, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी ग्रुप पॉलिसी के साथ साथ आपकी एक अपनी इंडिविजुअल पॉलिसी होनी बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा महंगा खर्चा नहीं होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है इसलिए बिकॉज ये लाइफ लॉन्ग रिन्यूएबल होती है पॉलिसी। तो आज आप नौकरी करते हैं, कल को मान लीजिए आप नौकरी छोड़ देते हैं, आप शहर चेंज कर लेते हैं, आप कहीं भी चले जाते हैं, आपकी इंडिविजुअल पॉलिसी लाइफ लॉन्ग आपके साथ है, आपके पेरेंट्स के साथ है, आपकी फैमिली के साथ है। सो दैट अगर कल को उनको क्लेम की जरूरत पड़े, आज नहीं आज से 20 साल बाद भी,
तो उनको वो क्लेम मिलेगा, वो पॉलिसी क्लेम देगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपनी ग्रुप पॉलिसी के साथ-साथ आप अपनी एक इंडिविजुअल पॉलिसी भी लें, सो दैट आपको कल को आगे जाके कभी कोई दिक्कत ना आए हेल्थ इंश्योरेंस की। अर्नब जी, ग्रुप इंश्योरेंस में फिर क्या सभी तरह की बीमारियां कवर होती हैं? क्या यहाँ पर भी कोई केस स्पेसिफिक बीमारियां ही हैं जो कवर की जाती है? देखिए नॉर्मली ग्रुप इंश्योरेंस में जो ओवरऑल आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं वो नॉर्मली सब कवर होते हैं और कई अगर एक्सक्लूजन्स है तो वो बहुत स्पेसिफिकली मेंशन किया गया होता है तो इसीलिए आपको एज एन एम्प्लॉय और एज मान लीजिए कई बार क्या होता है कि कोई बैंक या किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपने कोई प्रोडक्ट के साथ भी इस प्रकार का इंश्योरेंस देती है तो उसमें ये जान ले कि इसमें स्पेसिफिक एक्सक्लूजन्स क्या है बट नॉर्मल बेनिफिट क्या होता है कि नॉर्मली अगर हमारे पास कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज या ऐसा कुछ है तो उसके लिए एक वेटिंग पीरियड हो जाता है अपने इंडिविजुअल पॉलिसी में तो वो इस प्रकार की स्थिति नॉर्मली ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसीज में नहीं होती तो आपको ये भी एक पीस ऑफ माइंड है कि मुझे कवर मिलेगा तो ये एज एन इंडिविजुअल जिसके पास एक ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी है तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि सिर्फ यही दिमाग में सोच के चलते हैं कि मेरे पास एक्स अमाउंट का कवर है लेकिन ये देखना जरूरी है कि एक्स अमाउंट का कवर है उसमें लिमिटेशंस क्या है वो किसके लिए पर्याप्त है किसका एक्सक्लूजन है और किसका इंक्लूजन है जो शायद आपको अपने इंडिविजुअल पॉलिसी में उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़े तो ये सब चीजें देखना बहुत जरूरी है क्योंकि वरना क्या होता है कि जब तक आपका क्लेम का समय नहीं आता तब तक आप ये चीजें ध्यान में ही नहीं रखते और जब क्लेम का समय आता है और तब आपको पता चलता है कि ये तो मैंने कुछ और सोचा था तो वो एक फाइनेंशियल तकलीफ खड़ी कर सकती है उस समय के लिए इसीलिए ग्रुप पॉलिसी के ओवरऑल कई एडवांटेजेस है एज कंपेयर टू अ नॉर्मल पॉलिसी लेकिन वो एडवांटेजेस के साथ आपको लिमिटेशंस भी ध्यान में रखने ऑलराइट, चलिए तो ग्रुप इंश्योरेंस की हमने बात कर ली है लेकिन इंश्योरेंस के अगले मुद्दे पर, हेल्थ इंश्योरेंस के अगले मुद्दे पर आते हैं जहां पर हम आपको बताने वाले हैं कि दिव्यांगों के लिए आपको किस तरह से हेल्थ इंश्योरेंस मिलती है। तो अमित, सबसे पहले तो मुझे आप ये समझाएं कि दिव्यांगों के हेल्थ इंश्योरेंस के केस में किस तरह से दो तरह की कंडीशंस क्लियरली डिफाइन की गई हैं जिसके तहत आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी दी जाती है। कोई भी मान लीजिए कोई भी डिसेबिलिटी है अगर तो ऐसे में दो तरह के एक्सक्लूजन लगते हैं जनरली। मैं थोड़ा सा समझाता हूँ बिकॉज ये टेक्निकल है बट इम्पोर्टेंट है। तो पहली चीज ये है कि एक्सक्लूजन ऐसा लग सकता है जिसमें कि परमानेंटली एक्सक्लूड कर दी जाएगी कोई कोई भी बीमारी। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी को पोलियो है बचपन से या कोई भी बीमारी है उस टाइप की तो उसमें हो सकता है कि परमानेंटली एक्सक्लूड कर दी जाए वो चीज और आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी दे दी जाए। इसमें ऐसा होगा कि अगर आपका उस डिजीज जैसे पोलियो फॉर एग्जांपल, पोलियो का कोई भी क्लेम कभी नहीं मिलेगा आपको, वो क्लियर हो जाता है। लेकिन उसके अलावा आपको बाकी सब कुछ हमेशा मिलेगा। अब मान लीजिए कोविड हो गया, हार्ट अटैक आ गया, डायबिटीज की प्रॉब्लम हो गई तो वो सब क्लेम जैसे नॉर्मल मिलते हैं वैसे ही मिलेंगे। लेकिन पोलियो का क्लेम कभी भी नहीं मिलेगा। ये एक तरह का एक्सक्लूजन होता है, इसको बोलते हैं परमानेंट एक्सक्लूजन। दूसरा जो एक्सक्लूजन होता है उसे कहते हैं टेम्परेरी एक्सक्लूजन या वेटिंग पीरियड, जिसमें कि कुछ टाइम के लिए जैसे मान लीजिए 3 साल के लिए, 4 साल के लिए या 2 साल के लिए उस बीमारी को कवर नहीं किया जाता लेकिन उसके बाद वो बीमारी हमेशा कवर होती है। तो ये दोनों ऑप्शंस होते हैं कस्टमर के पास जब वो एक पॉलिसी लेते हैं। अब जो पहला मैंने समझाया था परमानेंट एक्सक्लूजन, ये जनरली पॉलिसी की कॉस्ट कम होती है क्योंकि वो डिजीज लाइफ लॉन्ग के लिए एक्सक्लूड हो जाती है। और दूसरी प्रॉब्लम होती है जिसमें जो थोड़ा महंगा पड़ता है कस्टमर को, वो होता है जिसमें कि 2 साल या 4 साल के लिए एक्सक्लूजन होता है। तो डिपेंडिंग ऑन कंडीशन क्या है, कितनी सीवियर कंडीशन है, उसके हिसाब से कस्टमर को एक पॉलिसी ऑफर करी जाती है। थोड़ा ट्रिकी होता है इसमें डिपेंडिंग ऑन की एग्जैक्ट सीवियरिटी क्या है, क्या बीमारी है, कब से है, कितने टाइम से है, उसकी वजह से बॉडी में क्या-क्या पार्ट्स इम्पैक्टेड है। वो सब समझ के कस्टमर को एडवाइस किया जा सकता है कि उनको कौन-सी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी मिलेगी, उसमें किस तरह का एक्सक्लूजन लगाया जाएगा। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि बचपन से होती हैं, कॉन्जेनिटल डिफेक्ट्स जैसे जिन्हें बोलते हैं, उसमें भी पॉलिसी मिल जाती है। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि लेट्स से ओवर टाइम कोई एक्सीडेंट की वजह से या किसी और रीजन से कोई डिसेबिलिटी डेवलप हुई है, वो भी मिल जाते हैं। तो अगेन ऑप्शंस बहुत हैं एंड आई थिंक यहाँ पे एक मैं बोलना चाहूंगा IRDAI जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उन्होंने बहुत काम किया है इस पे एंड इंश्योरेंस कंपनीज ने बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए हैं। तो आज से अगर मैं बोलूँ 5 साल 10 साल पहले
कोई ऑप्शंस नहीं होते थे दिव्यांगों के लिए, अब वो सब ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं और हर तरह के प्राइस पॉइंट पे वो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लेकिन बहुत चीज़ इम्पोर्टेंट मैं एक और बोलना चाहूँगा यहाँ पे, बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब आप अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रहे हैं, तो आपकी जो भी कंडीशन है, उसकी पूरी डिटेल आपको बतानी बहुत ज़रूरी है, प्रपोज़ल फॉर्म पे लिखी होनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो नहीं बताते हैं या लेट्स से आप जिसके थ्रू ले रहे हैं, वो नहीं बताते हैं, आपको एडवाइस करते हैं कि आप मत बताओ, तो कल को इसमें आपको क्लेम में काफ़ी दिक्कत आ सकती है। तो इम्पोर्टेंट है कि आप सब कुछ डिक्लेयर करें, अपने प्रपोज़ल फॉर्म पे अच्छे से लिखें एंड आप अश्योर्ड हो सकते हैं कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप दिव्यांगों के लिए बहुत ऑप्शंस हैं हेल्थ इंश्योरेंस के, जिसमें कि उनकी पुरानी बीमारियाँ भी कवर हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे बात करना है उन तरह की बीमारियों और कंडीशंस के बारे में जो कि कवरेज के दायरे में नहीं आती हैं। अर्नब जी, यहाँ पर किसी स्पेसिफिक कंडीशन को या बीमारी को कवर नहीं करने के पीछे क्या वजह होती है? हमें ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं जहाँ पर मसलन डाउन सिंड्रोम को लेकर हमें कुछ दिनों पहले सवाल आया था जिसके तहत वो एक फादर थे, उन्हें अपनी बेटी के लिए ये इंश्योरेंस कवर लेना था और वो तमाम तरह की हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों के पास गए, लेकिन कहीं से भी उन्हें कवरेज नहीं दिया गया है। तो हमें ये बताएं कि क्या कारण होता है जो एक्सक्लूजन्स की हम बात कर रहे हैं, जिन कंडीशंस की हम बात कर रहे हैं, उन्हें वो इंश्योरेंस कंपनियां कवर नहीं करती हैं, इसके पीछे क्या वजह होती है? देखिए, आपको 2 चीज़ समझनी होती है। पहली चीज़ कि जो भी आपके पास यानी कि जो व्यक्ति जिसे कवर करना है, जो डिसेबिलिटी है, वो किस कारण से हुई है। क्योंकि अगर जिसे हम कहते हैं एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी है, तो उसमें क्या होता है कि वो एक एक्सीडेंट के कारण ये हुई है, तो उसमें चांसेस है कि आपको कहीं न कहीं किस प्रकार से थोड़ा-सा कवरेज मिल जाएगा, डिपेंडिंग ऑन कि व्हाट इज़ द सिवियरिटी और वो सब। लेकिन दूसरी प्रकार की जो कंडीशन है, जो जेनिटल कहते हैं, जिसे व्हिच मीन्स के जो बर्थ से है, वो है। उसमें कई कैटेगरीज ऐसी है जो इंश्योरेंस कंपनीज कवर नहीं करती और आपने एक एग्जांपल भी दिया डाउन सिंड्रोम का। तो इस प्रकार की जो कंडीशंस होती है, क्योंकि वो बर्थ से है, तो इसीलिए इंश्योरेंस कंपनीज इसे एक अलग तरीके से देखती है और इसीलिए वो उस स्पेसिफिक उसको कवरेज नहीं देते हैं। तो ये हो गई एक चीज। दूसरी बात ये भी है कि आज आप देखेंगे कि कई सारी इंश्योरेंस कंपनीज अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स जो बाजार में ला रही है, उसमें एज एन इंडिविजुअल आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपके लिए एग्जैक्टली क्या सुटेबल है। क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं है कि सभी पॉलिसीज सभी कंडीशंस को एक ही तरह ट्रीट करती है, क्योंकि स्पेसिफिक पॉलिसीज ऐसी भी है जो एक कोई स्पेसिफिक कंडीशन के लिए कवरेज देती है। उसमें कई बार कई एक्सक्लूजन्स भी होते हैं, उसमें कई बार रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं। तो वो रिस्ट्रिक्शंस टेम्पररी है, परमानेंट है, ये सभी चीजें आपको अपने इंडिविजुअल कंडीशन के साथ देखकर ये थोड़ा होमवर्क करना पड़ेगा कि कौन सी पॉलिसी में मुझे कवर मिल सकता है, और मिल सकता है तो वो कौन से कंडीशंस के साथ आती है। तो ये थोड़ा मेहनत वाला काम है, थोड़ा होमवर्क वाला काम है। लेकिन जैसे आपने बताया, कई केसेस ऐसे भी हैं जहां पर इंश्योरेंस कंपनी ऑन दी होल वो कंडीशंस को कवर न करे। अमित, मुझे ये बताएं कि कौन-कौन सी ऐसी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां हैं जो दिव्यांगों को कवर करती हैं स्पेसिफिक केसेस में? बिल्कुल, देखिए काफ़ी सारे प्लान्स हैं, ऑप्शंस हैं कस्टमर के लिए जहाँ पे कवरेज मिलती है। जैसे कि स्टार हेल्थ है, केयर हेल्थ है, नीवा बूपा है, आदित्य बिरला है, बजाज एलियांज। सो ऐसे कंपनीज़ बहुत हैं, सबके कुछ स्पेसिफिक प्लान्स होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें कवरेज मिलती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल केयर में एक प्रोडक्ट आता है केयर फ्रीडम के नाम से। उसमें काफ़ी सारे कंडीशंस की कवरेज मिल जाती है। काफ़ी सारे केसेज़ में परमानेंट एक्सक्लूजन लगा दिया जाता है, लेकिन कवरेज मिल जाती है। तो जो मैंने आपको पीछे पहला एग्जांपल समझाया था, जहाँ पे परमानेंट एक्सक्लूजन लगता है लेकिन सस्ते में पॉलिसी मिल जाती है, केयर फ्रीडम एक वैसा एग्जांपल है। सिमिलरली आदित्य बिरला के जो प्लान है, जैसे कि उनमें डायमंड करके एक प्लान आता है, या ऑटिज्म डायमंड, या एक प्लैटिनम एक प्लान आता है। ये एक ऐसा प्लान है जिसमें कि टेम्परेरी एक्सक्लूजन लग के, वेटिंग पीरियड लग के कस्टमर को पॉलिसी मिल जाती है। और कस्टमर को एडवांटेज क्या है कि इवेंचुअली 2 साल बाद, 3 साल बाद सब कुछ कवर होने लग जाएगा
लेकिन ये थोड़ा महँगा होता है प्लान क्योंकि इसका कवरेज काफ़ी एग्ज़ॉस्टिव है। सो ऐसे ऑप्शंस बहुत है मार्केट में कस्टमर के पास। अगेन जैसा कि मैंने बोला एग्ज़ैक्ट कंडीशन जाननी पड़ेगी सजेस्ट करने से पहले कि किसके लिए कौन-सा प्लान अच्छा है बिकॉज़ इसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती है, सिवियरिटी समझनी पड़ती है, रीज़न समझना पड़ता है, बॉडी पे इम्पैक्ट क्या है, कितना परसेंटेज प्रभावित है, ये सब समझना पड़ता है। लेकिन प्लान्स हैं मार्केट में आदित्य बिरला के, केयर हेल्थ के, स्टार हेल्थ के जिसमें कि ये आपके ये दिव्यांगों को हेल्थ इंश्योरेंस आराम से मिल सकता है एंड और एक बहुत अच्छी बात बताना चाहूँगा, पहले ऐसा होता था कि कस्टमर को एक हेल्थ चेकअप कराना पड़ता था, तो आपको एक हॉस्पिटल जाके या डायग्नोस्टिक सेंटर पे जाके एक हेल्थ चेकअप कराना पड़ता था। अब कोविड से पहले और कोविड होने के बाद स्पेसिफिकली अब ऐसा हो गया है कि आपको एक्चुअली कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आपके घर पे बैठे-बैठे ही आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाएगा। तो ये एक सेफर ऑप्शन है और कन्वीनिएंट ऑप्शन है कस्टमर के लिए जो कि हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहता है। तो मैं तो रिकमेंड करना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसा कुछ कंडीशन है, आप प्लीज़ अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए एंड एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे आपको सम इंश्योर्ड भी जितना आप चाहें उतना मिल सकता है। तो एक्चुअली आपको 1 करोड़ रुपए तक का सम इंश्योर्ड मिल सकता है, इवन इफ अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है तो। तो एज़ सच आपके लिए एक बहुत वाइड स्पेक्ट्रम खुल जाता है जिसका आप इंश्योरेंस ले सकते हैं, सस्ता, महँगा, जिसमें कवरेज इंस्टेंटली है या फिर कभी भी कवरेज नहीं है लेकिन वो सस्ता है। आप अच्छा रूम रेंट तक जाना चाहते हैं, आप सस्ता प्लान लेना चाहते हैं जिसमें कि आपको कम रूम रेंट तक ही लेना चाहते हैं, ये सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको, चाहे आपको अगर कोई डिसेबिलिटी है तो भी। अब ऐसे में अर्नब जी, अगर किसी के पास कोई भी कवरेज अवेलेबल नहीं है तो उन्हें क्या करना चाहिए? जो सरकार की तरफ से हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है, क्या उन्हें वो खरीद लेने चाहिए या इन्वेस्टमेंट के लिहाज से एक मेडिकल इमरजेंसी कॉर्पस बनाना चाहिए? इसमें 3 ऑप्शन है, लेकिन आपके लिए कौन-सा सूटेबल है, ये आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा। अगर आप सरकार के जो प्लान्स कई सारे हैं, उसकी तरफ जाते हैं, लेकिन उसमें रिस्ट्रिक्शन ये है कि अगर आप उसमें क्वालीफाई हो जाते हैं और आपने कुछ लिया हुआ है, तो जो सम एश्योर्ड या कवरेज है, वो शायद आपके लिए पर्याप्त ना हो। तो ये एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि आप अपने हिसाब से, अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से अपना होमवर्क करके एक अपनी ओन पॉलिसी ले सकते हैं जो आप अफोर्ड कर सकते हैं और जिसका आपको एग्जैक्ट कवरेज चाहिए। और अगर इसमें अगर कोई रिस्ट्रिक्शन है और आप अपने स्पेसिफिक कंडीशन के लिए नहीं ले सकते, तो फिर आपके लिए कोई ऑप्शन बचता नहीं है बट फॉर द फैक्ट कि आप एक मेडिकल कॉर्पस इकट्ठा करके उसके ऊपर रिलाई करें। लेकिन ये जो थर्ड ऑप्शन है जिसमें आप एक कॉर्पस बनाते हैं, वो थोड़ा टफ होता है क्योंकि उसे बनाने में भी आपको समय लगता है, तो वो धीरे-धीरे करके बनता है। जबकि इंश्योरेंस का बेनिफिट ये है कि जब आप जैसे ही आप प्रीमियम भरते हो, तो सम एश्योर्ड तक का आपको एक कवरेज मिल जाता है। तो आपके लिए तो यही ऑप्शन अच्छा होगा कि आप अपने लिए एक सूटेबल पॉलिसी ढूँढ करके जितना कवरेज आपको चाहिए और जितना आपको लगे कि आपके लिए ज़रूरी है, उतने तक ले लीजिए। मेडिकल जो कॉर्पस की बात है वो तभी आना चाहिए जब आपके पास ये इंश्योरेंस का ऑप्शन ना हो, लेकिन एज अ सेफ्टी प्रिकॉशन अगर आप थोड़ा एक एडिशनल अमाउंट अपने मेडिकल इमरजेंसी के लिए भी थोड़ा साइड में रख दें तो वो नुकसानकारक नहीं है, क्योंकि हम ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग में इसको भी समावेश कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे ऑलमोस्ट ब्रेक पर जाने का वक्त हो गया है, लेकिन जाते जाते अमित हमें ये बताएं कि इस तरह की पॉलिसीज में आपको टैक्स बेनिफिट क्या मिलते हैं? जी बिल्कुल, तो गवर्नमेंट ने ये एक बहुत अच्छी चीज़ करी है कि टू एनकरेज कि आप हेल्थ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करें और अपने आप को प्रोटेक्ट करें, आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। तो डिपेंडिंग ऑन द एज आपको एग्जेम्पशन मिलता है। अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है, तो आपको 25,000 रुपए तक का टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा और अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, तो आपको 50,000 तक का टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा। तो आप अगर अपने मान लीजिए कि आप अगर अपने और अपने पेरेंट्स दोनों के लिए पॉलिसी लेते हैं, तो आपको 25 अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है, तो 25,000 आपको आपकी खुद की पॉलिसी पे और 50,000 आपको आपकी पेरेंट्स की पॉलिसी पे। तो इफेक्टिवली आप 75,000 रुपए तक का टैक्स एग्जेम्पशन ले सकते हैं, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो। साथ ही साथ मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि बहुत जो पॉपुलर है कस्टमर्स में वो ये है कि आप एक ही बारी में 2 या 3 साल की पॉलिसी ले लेते हैं। ये लेने का बेनिफिट होता है कि आपको डिस्काउंट मिलता है अगर आप अपफ्रंट 2 या 3 साल का प्रीमियम देते हैं तो। इसमें एक जो बहुत बड़ा एडवांटेज आपके लिए हमेशा रहता है वो ये रहता है कि इवन इफ अगर आप ये पॉलिसी ले रहे हैं, आपको टैक्स एग्जेम्पशन हर साल में मिलता है।
तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने इस साल पॉलिसी ले ली, तो आपको टैक्स एग्जेम्पशन सिर्फ इस साल के लिए मिलेगा। आपको हर दूसरे और तीसरे साल में भी टैक्स एग्जेम्पशन वैसे ही मिलेगा जैसा आप प्रीमियम दे रहे हैं। तो कस्टमर के लिए वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है और एक ही तरह से एक एडेड एडवांटेज है कि अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं, तो एक तो आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है, आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं, साथ ही साथ आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल रहा है, तो एक डुअल बेनिफिट मिल जाता है कस्टमर को। ऑलराइट, चलिए तो विस्तार से हमने बात की है दिव्यांगों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। अमित, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस चर्चा में आप जुड़े और तमाम तरह की आपने समझाइश दी। लेकिन ईडी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देंगे दर्शकों के सवालों के जवाब और साथ ही आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पर आपको बताएंगे नई सी नई रणनीति। बने रहिए।